नमस्कार। अक्सर ये महसूस होता है ना कि दिन खत्म हो गया और पता ही नहीं चला समय कहाँ गया। हाँ बिल्कुल। सोचते हैं कि आज ये करेंगे वो करेंगे, पर होता कुछ नहीं। ये बहुत आम बात है, सबके साथ होता है। तो आज की जो हमारी ये चर्चा है वो इसी चुनौती पर है। अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, बर्बादी से कैसे बचें। हमारे पास इस पर कुछ काफी डिटेल्ड Amazon स्टडी पॉइंट स्रोत हैं। और ये सिर्फ वो बेसिक बातें नहीं हैं, इसमें कुछ गहरी रणनीतियां, सोचने के तरीके भी बताए गए हैं। अच्छा। तो चलिए कोशिश करते हैं इन स्रोतों से समझने की कि अपना ये सबसे कीमती संसाधन मतलब समय, इसे कैसे साधा जाए। एक तरह से इस पर गहन चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हम सबके पास दिन में है तो सिर्फ 24 घंटे ही। हाँ, वो तो बराबर है सबके लिए। इन स्रोतों का एक जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही है कि हम इन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। ये हमारे सचेत निर्णयों पर मतलब कॉन्शियस चॉइसेस पर निर्भर करता है। सचेत निर्णय, ये जरूरी बात है। हाँ, और दिलचस्प बात ये है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाने की बात नहीं है। अच्छा। बल्कि सही चीजों पर ध्यान लगाने की बात है, ताकि हमारे काम में, हमारे जीवन में एक संतुष्टि आ सके। स्रोत तो ये इशारा करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट ही है। लाइफ मैनेजमेंट, हाँ, ये एक अलग नजरिया है सोचने का। तो सबसे पहले ये जो समय की कीमत है, इससे थोड़ा और समझते हैं। जैसा इन Amazon स्टडी पॉइंट स्रोतों में बताया गया है। एक स्रोत में पैसे और समय की तुलना की गई है, जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कैसे? मतलब सोचिए, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, तो क्या वो उसे बस यूं ही उड़ा देगा? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हिसाब रखेगा। हाँ, हर खर्च का हिसाब रखेगा। लेकिन समय, जो शायद उससे भी ज्यादा कीमती है, उसे हम अक्सर बिना सोचे समझे, बिना हिसाब के बस गवा देते हैं। सही कहा। और ये जो बिना हिसाब किताब वाली बर्बादी है ना, वही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एक स्रोत में एक बड़ा शौकाने वाला गणित दिया है। बताइए। कि अगर कोई रोज औसतन सिर्फ 2 घंटे मान लीजिए सोशल मीडिया या ऐसी किसी और चीज पर खर्च करता है जो जरूरी नहीं। हाँ, 2 घंटे तो आजकल आम बात है। बिल्कुल। तो साल भर में ये बनते हैं करीब 750 घंटे। 750 घंटे? हाँ, 750 घंटे, यानी लगभग 30 पूरे दिन। ओह, एक पूरा महीना। सोचिए, एक पूरा महीना हमारी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गया और उसका इस्तेमाल कहीं और हो सकता था। 30 दिन, ये आंकड़ा तो सच में सोचने पे मजबूर करता है। हम अक्सर खुद को तसल्ली दे देते हैं कि अरे थोड़ा ही तो टाइम है, या चलो बाद में कर लेंगे, अभी बहुत वक्त है। हाँ, वो बहुत वक्त है वाला जो भ्रम है ना, वो सबसे बड़ा जाल है शायद। बिल्कुल। और ये 750 घंटे सिर्फ बीते हुए पल नहीं है। Amazon स्टडी पॉइंट के जो स्रोत हैं वो इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में देखते हैं। खोए हुए अवसरों की लागत। अवसर लागत मतलब ये वो 750 घंटे हो सकते थे जिनमें कोई नई स्किल सीखी जा सकती थी। सही। सेहत सुधारी जा सकती थी, कोई साइड प्रोजेक्ट शुरू हो सकता था, या अपने लक्ष्यों की तरफ कोई ठोस कदम बढ़ाया जा सकता था। एक स्रोत में राम और श्याम का उदाहरण है जो इस बात को और साफ करता है। हाँ। राम रोज 30 मिनट बस यूं ही कुछ पढ़ लेता है सामान्य तौर पर, लेकिन श्याम वो रोज 30 मिनट पूरी एकाग्रता से अपने करियर गोल से जुड़ी कोई नई स्किल सीखने में लगाता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि कुछ ही महीनों में श्याम न सिर्फ उस स्किल में बेहतर हो जाता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसके अवसर सब बढ़ जाते हैं, जबकि राम वो वहीं का वहीं रहता है। तो ये रोज के छोटे और फोकस्ड एफर्ट्स, हाँ, वही बड़ा अंतर पैदा करते हैं। समय को सिर्फ घड़ी की टिक टिक में नहीं मापना चाहिए। तो फिर किस में? उसे मापना चाहिए विकास में, रिश्तों में, उपलब्धियों में, इस पैमाने पर। यह अवसर लागत वाली बात, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा समय जाता कहाँ है? आलस्य तो चलो एक कारण है, लेकिन Amazon स्टडी पॉइंट के स्रोत कई ऐसे छिपे हुए चोरों की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। जो हमारी जानकारी के बिना ही हमारा समय, हमारी ऊर्जा दोनों चुरा लेते हैं। सोशल मीडिया तो है ही, पर और क्या है? बिल्कुल, सोशल मीडिया तो है ही, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। हाँ, ये तो बहुत होता है। स्रोत इसे सिर्फ चिंता नहीं कहते, वो इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, मतलब मानसिक लकवा। मानसिक लकवा? हाँ, हम विकल्पों के बारे में, क्या होगा अगर, इस सब में इतना सोचते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते, कोई एक्शन ही नहीं ले पाते, और इसमें घंटों बर्बाद हो सकते हैं। सही बात है, सोचते ही रह जाते हैं। हाँ,
फिर है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालम टोल, उस पर तो हम आगे बात करेंगे ही। हाँ, ओवरथिंकिंग सच में एक अदृश्य दुश्मन जैसा है। हाँ, और एक और चीज जिसका जिक्र स्रोतों में है वो है अनावश्यक मल्टीटास्किंग। हमें लगता है हम स्मार्ट बन रहे हैं एक साथ कई काम करके। हाँ, लगता तो यही है कि टाइम बचा रहे हैं। लेकिन स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत इसके ठीक उलट बात कहते हैं। एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया गया है कि जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा दिमाग लगातार क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करता रहता है। अच्छा। इससे न सिर्फ हमारी काम करने की क्षमता मतलब एफिशिएंसी 40% तक कम हो सकती है। 40%? हाँ, बल्कि गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है और मानसिक थकान वो भी ज्यादा होती है। ओह, स्रोत तो सिंगल टास्किंग की वकालत करते हैं, एक समय में एक ही काम पर गहरा ध्यान, जिसे डीप वर्क भी कहा जाता है। डीप वर्क, इस पर भी आएंगे। और योजना की कमी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है ना? बहुत बड़ा। बिना किसी साफ प्लान के दिन शुरू करना, ये तो वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। सही। हम इधर उधर के कामों में उलझे रहते हैं और दिन के आखिर में वो संतुष्टि नहीं मिलती कि हाँ, कुछ जरूरी काम पूरा किया। और एक बात जो अक्सर शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं, नकारात्मक लोग या माहौल। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि ऐसे लोग या माहौल न सिर्फ हमारी मानसिक शांति भंग करते हैं, बल्कि हमारी वो कीमती कॉग्निटिव एनर्जी मतलब सोचने समझने की जो ऊर्जा है उसे भी चूस लेते हैं, और वो ऊर्जा फोकस और जरूरी कामों के लिए चाहिए होती है। ये सारे टाइम वेस्टर्स, इनमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर हमारी आदतों में इतने गहरे बसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, इसीलिए अमेज़न स्टडी पॉइंट के स्रोत जागरूकता या अवेयरनेस को पहला और सबसे जरूरी कदम मानते हैं। सिर्फ जानना काफी नहीं है। नहीं, बल्कि एक्टिवली ये पहचानना कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। इसके लिए स्रोत एक टाइम ऑडिट का सुझाव देते हैं, मतलब अपने समय का लेखा जोखा रखना, हिसाब रखना, जैसे पैसों का रखते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जागरूकता के बाद एक्शन लेना, ठोस कदम उठाना, वो अनिवार्य है। जैसे सोशल मीडिया के लिए एक निश्चित समय तय करना, ओवर थिंकिंग को पहचान कर तुरंत किसी छोटे एक्शन पर शिफ्ट हो जाना, मल्टीटास्किंग से बचकर सिंगल टास्किंग अपनाना। इन चोरों को काबू में करना ही अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का रास्ता खोलता है। चलिए अब प्रोक्रेस्टिनेशन पे आते हैं, टालम टोल। ये शायद सबसे आम संघर्षों में से एक है। हाँ, बहुत कॉमन है। डर लगता है या काम बहुत बड़ा लगता है या सोचते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए। कारण कई हो सकते हैं। अमेज़न स्टडी पॉइंट के स्रोत इससे निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां बताते हैं। एक है 2 मिनट रूल। ये क्या है? 2 मिनट रूल के पीछे का मनोविज्ञान बड़ा सीधा सा है। किसी भी काम को शुरू करने में जो एक शुरुआती हिचक होती है ना, ये उसे कम करता है। अच्छा। नियम ये कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे सोचो मत, तुरंत कर दो। तुरंत? हाँ, और अगर काम बड़ा है तो उसे शुरू करने का पहला कदम ऐसा चुनो जो बस 2 मिनट में हो जाए। जैसे मुझे पूरी रिपोर्ट लिखनी है, ये सोचने के बजाय सोचो मुझे रिपोर्ट का बस पहला पैराग्राफ लिखना है, या सिर्फ कंप्यूटर पर वो फाइल खोलनी है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं ना, तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। स्रोत इसे मोमेंटम बनाने की तकनीक कहते हैं। ये तो दिलचस्प है, मतलब बड़े पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देना। एक और रणनीति जिसका जिक्र है वो है काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना और हर हिस्सा पूरा होने पर खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देना। हाँ, इसे टास्क चंकिंग कहते हैं। जब बड़ा काम छोटे हिस्सों में बंट जाता है तो वो कम डरावना लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और रिवॉर्ड सिस्टम वो डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे एक पॉजिटिव कनेक्शन बनता है और आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी। 5 मिनट का ब्रेक, एक कप कॉफी, अपना पसंदीदा गाना सुनना, कुछ भी। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि रिवॉर्ड तुरंत मिलना चाहिए। काम खत्म, रिवॉर्ड मिला। और वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार छोड़ने वाली बात। हम अक्सर सोचते हैं जब मूड होगा, जब सब शांत होगा, जब पूरी जानकारी होगी तब शुरू करेंगे। हाँ, स्रोत इसे परफेक्शनिज्म का जाल कहते हैं। जाल? हाँ, क्योंकि सच तो ये है कि वो परफेक्ट मोमेंट शायद कभी आता ही नहीं। स्रोत एक बहुत शक्तिशाली विचार रखते हैं। इम्परफेक्ट एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। मतलब कुछ करना, भले ही वो परफेक्ट ना हो, कुछ न करने से लाख गुना बेहतर है।
पहली कोशिश परफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उससे सीखने को मिलेगा और अगली कोशिश बेहतर होगी। सही। और रोज की प्लानिंग और दिन के टॉप 3 काम पहचानना। हाँ, ये भी टालमटोल से लड़ने में बहुत मदद करता है। जब आपको पता होता है कि आज सबसे जरूरी क्या है, तो फोकस बना रहता है। टाइम ब्लॉकिंग और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का भी जिक्र है। हाँ, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने कैलेंडर में खास कामों के लिए टाइम स्लॉट बुक करना, जैसे आप मीटिंग बुक करते हैं। अच्छा। इससे उस काम को एक इम्पोर्टेंस मिलती है और उसे टालने की संभावना कम हो जाती है। और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब कोई ऐसा दोस्त, सहकर्मी या मेंटोर जिसे आप अपने लक्ष्य बताते हैं और जो आपसे पूछता रहता है कि क्या हुआ। किसी को जवाबदेह होना। हाँ, जब हमें पता होता है कि कोई और भी हमारी प्रोग्रेस देख रहा है, तो हम ज्यादा कमिटेड महसूस करते हैं। स्रोत कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को भी खाता है। लेकिन इसे हराया जा सकता है जागरूकता, छोटे कदम, प्लानिंग, रिवॉर्ड्स और सबसे जरूरी लगातार एक्शन से। ठीक है, तो हमने समय की कीमत समझी, टाइम वेस्टर्स पहचाने, टालमटोल से निपटने के तरीके देखें। अब अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है प्राथमिकताएं तय करना, प्रायोरिटीज। यहाँ अमेज़न स्टडी पॉइंट के स्रोत पेरेटो सिद्धांत यानी 80-20 नियम का जिक्र करते हैं। हाँ, 80-20 रूल। हम में से कई लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन स्रोत इसे लागू करने के बारे में क्या कहते हैं? परेटो सिद्धांत कहता है कि हमारे लगभग 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% प्रयासों या कामों से आते हैं। 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से। हाँ, मोटे तौर पर असली चुनौती उन महत्वपूर्ण 20% कामों को पहचानने में है। सही। स्रोत सुझाव देते हैं कि नियमित रूप से खुद से सवाल पूछें, मेरे कौन से ऐसे काम हैं जो मेरे लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, या अगर मैं आज सिर्फ 1 या 2 काम ही कर पाऊं तो वो कौन से होने चाहिए। इन 20% कामों पर अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा, अपना सबसे अच्छा समय लगाना चाहिए, बजाय उन 80% कम महत्व वाले कामों में उलझे रहने के जो हमें व्यस्त तो रखते हैं पर आगे नहीं बढ़ाते। बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में फर्क है। बिल्कुल। और इन 20% कामों को पहचानने और ऑर्गेनाइज करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का भी जिक्र है। हाँ, आइजनहावर मैट्रिक्स। ये कैसे काम करता है? ये कामों को उनकी अर्जेंसी यानी तात्कालिकता और इम्पोर्टेंस यानी महत्व के आधार पर 4 हिस्सों में बांटने का एक फ्रेमवर्क है। 4 हिस्से कौन कौन से? पहला, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, जरूरी भी महत्वपूर्ण भी, इन्हें तुरंत करना है। ये अक्सर कोई संकट या डेडलाइन वाले काम होते हैं। ठीक है। दूसरा, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, महत्वपूर्ण है लेकिन तुरंत करने की जरूरत नहीं, इन्हें प्लान करें, शेड्यूल करें। अच्छा। यही वो हिस्सा है जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ, प्लानिंग, रिश्ते बनाना, सेहत सुधारना, ये सब काम आते हैं। स्रोत कहते हैं कि सफल लोग अपना ज्यादातर समय इसी क्वाड्रेंट में लगाते हैं। ओके। तीसरा, अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, जरूरी लगते हैं पर उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, इन्हें अगर हो सके तो किसी और को दें, मतलब डेलीगेट करें या जल्दी से निपटा दें। ये अक्सर दूसरों की प्राथमिकताएं होती हैं, कुछ फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स। और चौथा, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, न जरूरी न महत्वपूर्ण, इन्हें हटा दें, एलिमिनेट करें। ये असली टाइम वेस्टर्स हैं, बेवजह इंटरनेट सर्फिंग, गपशप वगैरह। तो ये मैट्रिक्स हमें साफ कर देता है कि किस पर ध्यान देना है, किसे टालना है, किसे हटाना है। हाँ, इसका नियमित उपयोग बहुत स्पष्टता लाता है। और जब हमने वो महत्वपूर्ण काम पहचान लिए, तब जरूरत पड़ती है फोकस की। यहीं पर डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आता है, जिसका आपने पहले जिक्र किया था। स्रोत इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए, आज की दुनिया कैसी है, डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई। हाँ, हर तरफ फोन, नोटिफिकेशन। बिल्कुल। ऐसे में बिना भटके किसी एक चीज पर गहराई से ध्यान लगाने की जो क्षमता है ना, वही हमें दूसरों से अलग बनाती है। स्रोत बताते हैं कि डीप वर्क न सिर्फ काम की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देता है, अच्छा, बल्कि नई और मुश्किल चीजें सीखने की हमारी स्पीड को भी तेज करता है। ये वो स्थिति है जहां हम फ्लो स्टेट में पहुंचते हैं। फ्लो स्टेट? हाँ, मतलब काम में पूरी तरह डूबे हुए, जहां समय का पता नहीं चलता और आप अपना बेस्ट काम कर रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग हमें सतही बनाती है, जबकि डीप वर्क हमें गहराई और विशेषज्ञता की ओर ले जाता है। तो ये डीप वर्क हासिल करने के लिए स्रोत क्या तरीके बताते हैं? आपने पोमोडोरो तकनीक का जिक्र किया था। हाँ, पोमोडोरो तकनीक एक बड़ा सरल लेकिन असरदार तरीका है। इसमें आप 25 मिनट पूरी तरह फोकस से काम करते हैं।
टाइमर लगाकर। 25 मिनट। हाँ फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। हाँ, ऐसे 4 साइकिल के बाद, जिन्हें पोमोडोरो कहते हैं, एक थोड़ा लंबा ब्रेक 15-30 मिनट का। इससे क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि ये जो छोटे वर्किंग ब्लॉक हैं, ये फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं और नियमित ब्रेक से दिमाग थकता नहीं है। सही। इसके अलावा डीप वर्क के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाना जरूरी है। शांत जगह, फोन नोटिफिकेशंस बंद, दरवाजा बंद। स्रोत इसे एक रिचुअल बनाने की सलाह देते हैं, मतलब हर दिन एक निश्चित समय डीप वर्क के लिए ब्लॉक करना। यानी सही काम पहचानना और फिर उस पर लेजर जैसा फोकस, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत शक्तिशाली लगता है ही। अब बात करते हैं इन सब चीजों को टिकाऊ बनाने की, मतलब सिस्टम बनाने की। Amazon स्टडी पॉइंट के स्रोत रोजमर्रा की दिनचर्या यानी रूटीन और टाइम ब्लॉकिंग को स्थायी बदलाव के लिए बहुत जरूरी बताते हैं। बिल्कुल। रूटीन इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वो हमारे रोज के कई निर्णयों को ऑटोमेट कर देते हैं। मतलब सोचना नहीं पड़ता। हाँ, जब हमारी सुबह की या शाम की एक तय रूटीन होती है तो हमें हर बार सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है। इससे हमारी दिमागी ऊर्जा बचती है, जिसे हम ज्यादा जरूरी कामों में लगा सकते हैं। स्रोत हैबिट स्टैकिंग का सुझाव देते हैं। हैबिट स्टैकिंग ये क्या है? मतलब किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देना, जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद 10 मिनट मेडिटेशन करना। अच्छा, एक के बाद एक। हाँ, और टाइम ब्लॉकिंग, जिसे हमने पहले भी छुआ था, वो रूटीन को और मजबूत करता है। बिल्कुल। हर काम के लिए कैलेंडर में समय तय कर देना उसे एक तरह की अपॉइंटमेंट बना देता है अपने आप से। हाँ, स्रोत गोल्डन आवर्स की पहचान करने पर भी जोर देते हैं। हाँ, गोल्डन आवर्स, दिन का वो समय जब हमारी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा होते हैं। हर किसी के लिए ये अलग हो सकता है। कोई सुबह ज्यादा फोकस्ड होता है, कोई दोपहर में, कोई रात में। सही। पहचानिए कि आपके गोल्डन आवर्स कौन से हैं और उस दौरान अपने सबसे महत्वपूर्ण डीप वर्क वाले काम शेड्यूल करें। टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ टू डू लिस्ट से बेहतर है, क्योंकि ये बताता है कि आप कब और कितनी देर किसी काम को करेंगे। हाँ, इससे प्लानिंग यथार्थवादी बनती है। और इसी सिस्टम का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना कहना सीखना। ये शायद सबसे मुश्किल स्किल्स में से एक है तो हम दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। लेकिन स्रोत कहते हैं कि अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को बचाना चाहते हैं तो ना कहना अनिवार्य है। अनिवार्य है, क्योंकि हर हाँ जो आप कहते हैं वो किसी दूसरी चीज के लिए ना होती है। ये सोचने वाली बात है। अगर आप किसी कम महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट को हाँ कह देते हैं तो आप अनजाने में अपने जरूरी कामों को या अपने आराम के समय को ना कह रहे होते हैं। स्रोत इसे स्वार्थ नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? इसे वो आत्मसम्मान और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक मानते हैं। और ना कहें कैसे, बिना बुरा लगे? सुझाव ये है कि विनम्रता से, लेकिन दृढ़ता से मना करें। आप कारण बता सकते हैं, जैसे मैं अभी एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं, इसलिए ये नहीं कर पाऊंगी, या कोई विकल्प सुझा सकते हैं। लेकिन अपराध बोध मतलब गिल्ट महसूस ना करें। आपकी ऊर्जा और समय सीमित हैं, उन्हें सोच समझकर खर्च करना होगा। तो ये सारे तरीके, तकनीकें, सिस्टम 80-20, आइजनहावर मैट्रिक्स, डीप वर्क, रूटीन, टाइम ब्लॉकिंग, ना कहना, ये सब बहुत कारगर लग रहे हैं। लेकिन Amazon स्टडी पॉइंट के स्रोत एक कदम और आगे जाते हैं। अच्छा, पर्पस और दीर्घकालिक विजन। सवाल यह है कि हम ये सारा समय बचा क्यों रहे हैं? इसका करेंगे क्या? ये सवाल ये पूरी चर्चा को एक नई गहराई देता है। स्रोत साफ करते हैं कि बिना किसी दिशा या उद्देश्य के टाइम मैनेजमेंट सिर्फ व्यस्त रहने का एक और तरीका बन सकता है, प्रोडक्टिव होने का नहीं। आप बहुत कुशलता से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, पर अगर सीढ़ी गलत दीवार पे लगी है तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सही उदाहरण है। उद्देश्य हमें वो क्यों देता है, वाई, जो हमें रोजमर्रा के कामों और प्राथमिकताओं को सही संदर्भ में देखने में मदद करता है। जब हमें पता होता है कि हमारा बड़ा लक्ष्य क्या है, तो ये तय करना आसान हो जाता है कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। तो ये उद्देश्य या विजन, ये कैसे खोजा जाए या कैसे परिभाषित किया जाए? स्रोत आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन पर जोर देते हैं। खुद से पूछें, मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है, मेरे मूल्य क्या हैं, मैं दुनिया पर क्या असर छोड़ना चाहती हूँ। आप 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? इस बड़े विजन को फिर छोटे मापने योग्य लक्ष्यों में तोड़ना होता है। इसे गोल मैपिंग कहते हैं।
स्रोत सलाह देते हैं कि इन लक्ष्यों को कहीं लिख कर रखें और नियमित रूप से उनकी समीक्षा करें। और जब दैनिक काम इस विजन से जुड़ जाते हैं तो उनमें एक नया मतलब आ जाता है और प्रेरणा बनी रहती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब। और अंत में बात आती है अनुशासन यानी डिसिप्लिन और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। हाँ, लहरों की तरह। स्रोत कहते हैं कि असली सफलता का इंजन तो अनुशासन और निरंतरता ही है। बिल्कुल, अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, तब भी जब मन ना हो। जब मन ना हो तब भी। हाँ, ये मूड पर निर्भर नहीं करता, ये प्रतिबद्धता पर करता है। स्रोत इसे एक मांसपेशी की तरह बताते हैं। जैसे जिम में मांसपेशी बनती है, वैसे ही अनुशासन अभ्यास से मजबूत होता है। छोटे छोटे अनुशासित काम करके इसे बनाया जा सकता है। और निरंतरता का मतलब है इन छोटे प्रयासों को लगातार दोहराना, दिन ब दिन। रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करना या कोई स्किल सीखना शायद उस एक दिन में बड़ा ना लगे, लेकिन महीनों और सालों में इसका जो चक्रवृद्धि प्रभाव होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो कमाल का होता है। स्रोत स्थायी आदतें बनाने के लिए छोटे बदलाव, ट्रैकिंग और सफल होने पर खुद को पुरस्कृत करने जैसी रणनीतियों पर जोर देते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अमेज़न स्टडी पॉइंट के स्रोत हमें समय के प्रबंधन के लिए एक पूरा नजरिया दे रहे हैं। ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये शुरू होता है समय के असली मूल्य को समझने से, खोए हुए अवसरों को पहचानने से, फिर अपने टाइम वेस्टर्स के प्रति जागरूक होने और उन्हें कम करने से। हाँ। इसके बाद 80-20 नियम, आइजनहावर मैट्रिक्स जैसे उपकरणों से सही प्राथमिकताएं पहचानना, फिर डीप वर्क जैसी तकनीकों से उन पर गहरा फोकस करना। इन सब को मुमकिन बनाने के लिए रूटीन, टाइम ब्लॉकिंग और ना कहने जैसे सिस्टम बनाना। और आखिर में इन सारे प्रयासों को एक साफ जीवन उद्देश्य और विजन के साथ जुड़ना, जिसे अनुशासन और निरंतरता के साथ साधा जाए। बिल्कुल सही। और शायद सबसे शक्तिशाली संदेश जो इन स्रोतों से उभरता है वो ये है कि बदलाव संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। और ये छोटे लगातार उठाए गए कदमों से ही आता है। परफेक्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज ही। हाँ, आज ही एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा बदलाव, एक नई शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए कोई एक अंतिम विचार जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। अमेज़न स्टडी पॉइंट के स्रोतों के निचोड़ के आधार पर एक विचार ये हो सकता है, आज रात सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट निकालिए और ईमानदारी से अपने दिन का ऑडिट कीजिए। ऑडिट? हाँ, कहाँ समय लगा, कहाँ ऊर्जा गई, सिर्फ लिखिए नहीं, बल्कि ये भी सोचिए कि वो समय और ऊर्जा आपको आपके बड़े लक्ष्यों के कितने करीब ले गए या उनसे कितना दूर। ये ईमानदारी थोड़ी असहज हो सकती है, पर जैसा कि स्रोत कहते हैं, यहीं से असली बदलाव की नींव पड़ती है। क्योंकि समय की रेत तो मुट्ठी से फिसलती ही रहेगी। सवाल यह है कि क्या आप आज उसे थामने की पहली कोशिश करेंगे?